बायो सावर्त का नियम। बायो सावर्त ने क्या किया, एक धारावाहिक चालक तार था, उसमें धारा प्रवाहित करने के बाद आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बना उस पर उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, एक तार ले लिया, इसका एक अल्पांश, जब भी हम बड़े तार की बात करते हैं उस पर कोई भी अध्ययन करना होता है तो अल्पांश लेते हैं। तो बायो सावर्त ने यहाँ पे एक अल्पांश लेस लंबाई का DL या फिर डेल एल बोल सकते हैं। आपकी किताबों में DL लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप DL भी बोल सकते हैं और डेल एल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस अल्पांश से R दूरी पे एक बिंदु P लिया गया और इस पर अध्ययन किया गया, आखिर यहाँ पे ये अपना चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, क्या सूत्र निकलेगा। उन्होंने देखा, कुछ तथ्य बताए उन्होंने देखा कि जैसे ही धारा बढ़ा दी गई चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जितना धारा बढ़ाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। फिर उन्होंने ये भी देखा अगर तार की लंबाई बढ़ा दी जाए, तो तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तब भी क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, और इस दूरी को अगर बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र घटता है। तो उन्होंने बताया कि जो अपना DB है, अल्पांश के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है, निम्न प्रकार से प्रभावित होता है। ये जो DB है I के समानुपाती होता है। ठीक है, धारा के समानुपाती होता है। और क्या होगा, अल्पांश जो लंबाई है उसके भी क्या था, समानुपाती था, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। समझ गए बात को। यहाँ पे देखो बच्चों, DB यानी B जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, एक सदिश राशि है। इसको मोड में लिखा गया है परिमाण लेने के लिए। अगर बिना मोड में लिखना चाहते हैं और परिमाण लेना चाहते हैं तो सिंपल DB भी लिखा जा सकता है। तो अपन सिंपल DB भी लिख सकते हैं, वेक्टर लगा के मोड भी लिख सकते हैं, तो दोनों चीज़ सही है। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ देख लिया। पहला क्या देखा, आप सिंपल भी लिख सकते हैं, ये जो DB वेक्टर था वो क्या था, समानुपाती था। इसका मापांक लगाएंगे किसके, I के, यानी धारा बढ़ा रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा था। ऐसे ये क्या था, अल्पांश को बड़ा कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा था, लेकिन दूरी को बढ़ाने से क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र घट रहा था। अपने पास ये 3 तथ्य प्राप्त हुए। ये पहला तथ्य हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर तीनों को एक साथ लिखा जाए तो बायो सावर्त का नियम आता है, तो तीनों को एक साथ हम लिख सकते हैं। अभी बताया मैंने आपको, DB को इस तरह लिखा जा सकता है। तो तीनों को एक साथ मिला के लिखा तो DB आ गया आपका I DL या डेल एल बटे में R²। अब ये तो अपने को पता ही है, जहाँ पे समानुपाती का निशान होता है उसको हटाया जाता है। समानुपाती के निशान को हटा के K लिखा जा सकता है ना, लेकिन यहाँ पे इस K का मान एक विशेष होता है। K का मान क्या होता है, विशेष होता है। यहाँ पे जो K का मान होता है वो होता है μ0/4π। ठीक है, ये K का मान होता है जब आप क्या करेंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे। लेकिन हम शुरू से जान रहे हैं कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, सदिश राशि है। तो इसको सदिश में अगर लिखना चाहें तो हम डेल के साथ क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। एक R से क्या किया, ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद तो ऊपर तो R क्रॉस के साथ होगा, नीचे R आ जाएगा। तो ये आपका सदिश रूप में होगा, DB वेक्टर समानुपाती होगा I डेल एल क्रॉस R बटे में क्या होगा, R³। पहले R² था, अब क्या हो गया, R³ हो गया। क्रॉस क्यों लिया, देखिए यहाँ पे जो B का मान आ रहा है इनके क्रॉस से आएगा, और हम ये जानते हैं जो हमारा B है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो क्या होगा, जो दूरी और लंबाई है उसके तल के क्या होगा, लंबवत होगा। और अपन मैथमेटिकल ये जानते हैं कि A×B करते हैं तो A×B क्या होता है, जो रिजल्ट आता है नया वाला, वो A और B जिस तल में होते हैं उस तल के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कहने का मतलब ये है अपने पास कि ये तो अब क्या कहते हैं, डेल एल हो गई है ना, और ये क्या हो गई, दूरी हो गई। अब ये दोनों जिस तल में है उस तल के लंबवत आएगा। मान लो इस बोर्ड पे ही दोनों हैं, तो इस तल के लंबवत जो मेरे पास ये मार्कर बोर्ड है, ये क्या हो गया, इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। हो सकता है बाहर की तरफ या उधर भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, लंबवत होगा। इसलिए हमने क्या किया, वहाँ पे क्रॉस ले रखा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस लगा दिया। तो फाइनली आपके पास ये आ गया, इसका समानुपाती का निशान हटाया हमने, K की जगह क्या रखा, μ0/4π। और अगर आप इस वेक्टर को भी हटाना चाहते हैं, इस वेक्टर को हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मापांक लेना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या होगा, मापांक लेना पड़ेगा। और ये आपको अच्छी तरह पता है, क्या पता है अपने को, ये जो मापांक होता है A×B का अगर हम मापांक लेते हैं तो क्या होता है, आप जानते हैं AB sin थीटा होता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर सिंपल खोलते हैं आप A×B तब तो आपका AB sin थीटा और n कैप आता है, लेकिन मापांक लेते हैं तो n कैप का मापांक कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे जब इससे इसका मापांक लूँगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा μ0/4π
आइडियल साइन थीटा, ठीक है। आइडियल क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर क्यों हुआ, एक आर क्या करेगा, इसको काट देगा, एक आर क्या करेगा, इसे काट देगा। तो सिंपल आपके पास ये रिजल्ट आ गया, डी बी वैक्टर बराबर म्यू जीरो आइडियल साइन थीटा बटे में 4 पाई बटे में आर स्क्वायर। क्लियर। तो अपने पास ये फॉर्मूला है डी बी का, म्यू जीरो बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो ये बायो सावर्ट का नियम है, इसी नियम से हम आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास समानुपाती नियतांक के था, अपने पास जो समानुपाती नियतांक के आया था वो था आपके पास म्यू जीरो बटे 4 पाई। इसका मान होता है 10 की घात -7 न्यूटन बटे में ए स्क्वायर। ए का मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगर आप के का मात्रक निकालना चाहते हैं, है ना, तो आप इसको वेबर में और टेस्ला में भी लिख सकते हैं, आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, इसको और भी ज़्यादा हल किया जा सकता है। जैसे मान लो अपन को म्यू का जीरो का ही मान निकालना है केवल, तो म्यू जीरो का मान निकालने के लिए क्या करोगे, वो जो रिजल्ट आया उसको 4 पाई से गुणा कर देंगे। जो अपने पास रिजल्ट आया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, 4 पाई से गुणा कर देंगे। तो इस म्यू जीरो का एक विशेष नाम होता है, इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता याद कीजिए, ये भी आपने देखा था एक बार, याद आया कुछ, ये रिजल्ट्स बिल्कुल जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था ये एप्सिलॉन जीरो, जिसको आपने क्या कहा था, निर्वात की विद्युतशीलता कहा था। तो जैसे ये नियम लगते हैं वैसे वैसे यहाँ पे भी ये नियम लगते हैं, मान अलग अलग होते हैं। अगर अपन बात करें कि जो धारावाही चालक है उसके चारों ओर कोई अन्य माध्यम हो, अन्य माध्यम हो तो क्या करोगे, वहाँ पे म्यू जीरो की जगह म्यू लिख देंगे। म्यू जीरो के क्या करेंगे, म्यू लिख देंगे। और इनमें जो आपस में रिलेशन होता है ये होता है म्यू बराबर म्यू जीरो म्यू आर, या फिर म्यू आर बराबर लिख सकते हैं म्यू बटा म्यू जीरो। इसको हम बोलते हैं माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, जैसा कि वहाँ पे भी आपका एप्सिलॉन आर निकला था। तो ये चीज़ें भी अपने को क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब बायो सावर्त नियम में कुछ केस बना लेते हैं। वो जो अपने पास सूत्र आया है, क्या आया था आपके पास, ये फॉर्मूला आया था आपके पास, डी बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में क्या था, आर स्क्वायर था। ये आया था अपने पास, बटे में क्या था अपने पास, आर स्क्वायर था। यहाँ पे मैं क्या करूँ, थीटा का मान 0 ले लूँ। अपन क्या करें, थीटा का मान 0 ले लें, या फिर कह दें कि जो अपने पास पी और पी डैश धारा प्रवाह की दिशा की रेखा पर ही स्थित है। वो जो बिंदु है, अपन ने जो थीटा लिया था वो क्या था, धारा था, और जो दूरी ले रहे थे उनके बीच का था, उस बिंदु की उसी दिशा में ले लें हम। वो बिंदु क्या हो, तार पे ही कहीं ले लें, तब क्या हो उस बिंदु से, तो दोनों की दिशा सेम हो जाएगी या विपरीत हो जाएगी। दोनों केस में एक बार तो थीटा बराबर 0 आएगा, थीटा बराबर क्या होगा, 180 होगा। हम जानते हैं थीटा का मान चाहे 0 हो या 180, इसका साइन का मान क्या आता है, 0 आता है। साइन 0 0 होता है, और साइन 180 भी क्या होता है, 0 होता है। उस केस में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उस वक्त क्या होगा, 0 आ ही जाएगा। अगर आप थीटा 90 डिग्री ले लें, थीटा का मान 90 डिग्री ले लें, तो यहाँ पे साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या होता है, अधिकतम मान होता है, साइन का मान अधिकतम 1 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या होगी, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। साइन 90 का मान 1 रख देंगे, तो ये जो आपका डी बी है मैक्सिमम ये प्राप्त होगा म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात भी। चलिए देखता हूँ, अगर आप अभी तक तो क्या कर रहे थे, आप डेल एल की बात कर रहे थे, अल्पांश की बात कर रहे थे। अगर पूरे तार के लिए पता करना हो तो पूरे तार के लिए क्या होगा, बी। तो यहाँ पे जो अपने पास एल है, एल किसके बराबर होगा, सभी अल्पांशों को हम क्या करें, जोड़ दें। ये तो करना है अपने को, सही, सभी अल्पांशों को क्या करना है, जोड़ना है। तो पूरे रिजल्ट में हम क्या करें, सिग्मा लगा दें। तो आपका जो कंप्लीट बी है यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा के प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा म्यू जीरो बटे 4 पाई सिग्मा आई डेल एल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। कंप्लीट तार का ज्ञात किया जा सकता है। देखिए याद कीजिए कूलाम का नियम, याद आ रहा है कुछ। कूलाम का नियम था कि डी क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर था, और अगर वेक्टर में ले रहे थे तो आर कैप लगा हुआ था। याद आया कुछ, चलिए याद आ गया होगा। ऐसे बायो सावर्ट के नियम से आप क्या देख रहे हो, बायो सावर्ट के नियम से भी यही आ रहा है अपने पास, डी बी वैक्टर म्यू जीरो बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आर के बटे में क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। आर के बटे में क्या आ गया अपने पास, आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे अगर दोनों की कंपेयर करें तो कोई खास बात नज़र आ रही है कि इनमें समानताएं नज़र आ रही होगी
और असमानताएं अपने को नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो समानता क्या नज़र आ रही है, आवेश dq विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और धारा अल्पांश IDL क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र करता है। ये तो समानता है। दूसरी समानता क्या है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहे हैं। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ये तो समानता थी। अगर असमानताएं देखें तो असमानताएं भी हैं इनमें कि दोनों के क्षेत्र E व B की दिशाओं में क्या है, अंतर है। वहाँ पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, दिशा त्रिज्यीय होती है, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, तल के लंबवत होती है। यहाँ पे क्या होता है, तल के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी एकल आवेश या आवेश वितरण के दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है, एक आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है और बहुत सारे आवेशों के कारण भी विद्युत क्षेत्र हो सकता है। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो तभी होता है जब धारा का प्रवाह होता हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, धारा प्रवाह के कारण ही होता है। चलिए मैं चर्चा कर लूँ बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग क्या क्या होंगे, यानी बायो सावर्ट नियम के और कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि अभी हमने बात तो कर ली, एक सीधे तार के बारे में बात की, उसके नियम को देखा, और उस तार को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उस तार के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा डीपली और डिटेल में पढ़ेंगे। बात करते हैं हम लंबे और सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबा और सीधा तार है वो भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो अनंत लंबाई का हो सकता है और एक क्या होता है, फिक्स परिमित लंबाई का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा परिमित लंबाई सीधा धारावाही चालक तार पे। ठीक है, एक तार है जिसकी लंबाई मैंने फिक्स ले रखी है, मान लो L ले रखी है, तो उसके लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। हालांकि बायो सावर्ट का नियम काफ़ी है, अपने NCERT बुक में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं जिससे न्यूमेरिकल वगैरह करने में आसानी हो। साथ में मान लो आप कभी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ भी आपको सुविधा हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तार ले लेते हैं XY, उसके सिरे मान लेते हैं, और तार कैसा है, पतला चालक तार है। भाई चालक तार आपने क्यों लिया, ताकि धारा क्या हो, आसानी से प्रवाह हो सके। जब धारा बहेगी तभी तो चुंबकीय क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया, एक चित्र दिखा रहा हूँ आपको, एक XY सिरा है, उसका तार है, जिसमें हमने कितनी धारा बहा रखी है, I लगा रखी है, I धारा है, और कैसी धारा की दिशा किसी है, X से Y की ओर है। ठीक है, कुछ इस तरह का चित्र है। ये अपने पास एक तार है, ये X और ये Y, और धारा ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, फिर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक अल्पांश भी ले रखा है। ये L दूरी पे हमने क्या कर रखा है, एक अल्पांश ले रखा है। ठीक है, इस अल्पांश को क्या मान लिया, डेल L मान लिया। क्लियर यहाँ तक। अब इसका जो मध्य बिंदु है अल्पांश का, उसको मिला दिया। अब दोनों काम कर सकते हैं, A और B का जो अल्पांश है ना, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इस अल्पांश को ही यहाँ से मिला के कोण ज्ञात कर सकते हैं। दोनों कोण में सामान्य सा अंतर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं, मध्य बिंदु को मिलाते हैं ताकि वो क्या हो, एवरेज आ जाए। ठीक है, हमने मध्य बिंदु को मिला दिया। हमने ये भी मान लिया कि ये जो अल्पांश का मध्य बिंदु है, वहाँ पे हमने कहाँ तक ले गए, P बिंदु तक ले गए। ये P जो है तार के मध्य बिंदु से S दूरी पे है, और अल्पांश के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है। मान लो आप, ये जो तार है और ये है, इसके मध्य का बाहर वाला कोण थीटा है। कितना है अपने पास, थीटा है। बाहर वाला कोण क्या मान लिया अपन ने, थीटा मान लिया। बाकी की चीज़ों पे वापस चर्चा करेंगे, पहले इतना सा हल कर लेते हैं, फिर वापस इस चित्र पे आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस धारावाही चालक तार के कारण इसके लंबवत S दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये जो क्या है, इस तार का लंबवत दिशा में P बिंदु पे हमें ज्ञात करना है। बिंदु कहाँ है, कितनी दूरी पे, S दूरी पे। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी दिया, OL है। कौन सा, यहाँ पे ये, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी ले रखी है अपन ने, L ले रखी है। अल्पांश का मध्य बिंदु और तार के मध्य बिंदु के बीच की दूरी हमने क्या ले रखी है, L ले रखी है। ठीक है, हमने ये भी मान लिया कि AB धारावाहिक अल्पांश का मध्य बिंदु O है, जिससे बिंदु P के मध्य की दूरी कितनी है, R है। सदिश R वेक्टर और डेल L वेक्टर के मध्य का कोण हमने कितना मान रखा है, थीटा मान रखा है। इनके मध्य का कोण कितना मान रखा है, थीटा। बायो सावर्ट नियम क्या कहता है, बायो सावर्ट नियम कहता है dB बराबर μ0/4 पाई I डेल L साइन थीटा बटे में R स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 दे लो सुविधा के लिए। यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इनके मान चाहिए, डेल L साइन थीटा इनके मान। और इसको कैसे निकालेंगे, चित्र से निकालेंगे, त्रिकोणमिति लगाएंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में आप जानते हो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो चलिए उस चित्र में लेके चलता हूँ, S और L में संबंध देखते हैं। यहाँ पे
ये तो अपना एस है और ये क्या है, एल है। यहाँ इस चित्र को मैं वापस से बना रहा हूँ, देखना थोड़ा सावधानी से बना लेते हैं। ये अपने पास कितना है, ये आपका क्या है, एस है, और ये क्या है, आर है, और ये क्या है, एल है। ठीक है, त्रिकोणमिति लगाएंगे जल्दी हो जाएगा, बाकी वैसे भी निकाल सकते हो। आर बराबर क्या होता है, √L² + S² होता है, उससे भी हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 90 डिग्री का कोण है, ये कितना है, थीटा है। तो सीधी सी बात है, ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस का क्या होगा, थीटा हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे इसके सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार S/L होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा क्या हो गया, S/L हो गया। अब ये अपने को पता है tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है। ये क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है। तो ये S/L आ गया। अगर मैं tan को पलटूँ तो कोट बदल जाता है। तो यहाँ पे L/S का मान क्या आ रहा है, माइनस का कोट थीटा आ रहा है। L/S का मान क्या आ रहा है, माइनस का कोट थीटा आ रहा है। अब सोचेंगे इन चीज़ों को क्यों जरूरत पड़ रही है, मेरे पास L बराबर क्या है, माइनस का S कोट थीटा है। समझ गए बात को यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका अवकलन कर लो थीटा के सापेक्ष, उससे क्या होगा, DL मिल जाएगा। तो थीटा के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो DL d थीटा हो जाएगा। ये माइनस का S बाहर, और कोट थीटा का अवकलन होता है माइनस का कोसेक² थीटा। तो यहाँ पे जो DL होता है डेल L के बराबर होता है, इसका मान आ गया आपके पास S कोसेक² थीटा d थीटा। तो इसको संभालिए, एक बार डेल L का मान आगे काम में लेंगे। ऐसे ही साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, है ना। वहाँ पे थीटा की जगह कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा S/R, और कोसेक थीटा आ गया आपके पास R/S। कोसेक थीटा क्या आ गया, R/S। तो R का मान आ गया S कोसेक थीटा। अपने पास क्या हो गया, R का मान S कोसेक थीटा। इन सारे मानों को यहाँ पे रख दीजिए। कौन से में, बायो सावर्ट के नियम में R का मान रख दिया अपन ने, और डेल L का मान रख दिया, और इसको हल करना है। जब हल करेंगे तो कोसेक² थीटा से कोसेक² थीटा कट जाएगा। हल करने के बाद जब पूरा हल करेंगे तो अपन यहाँ तक आ चुके होंगे। ये आएगा आपके पास, हल करने के बाद सारे मान रख दिए तो ये आ जाएगा आपके पास μ0I/4πS साइन थीटा d थीटा। भाई जितने कटने उसको काट देंगे। यहाँ पे इनको क्या किया अपन ने, काट दिया। जैसे कोसेक² थीटा कट गया तो इस बाकी पूरा हल करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा μ0I/4πS साइन थीटा d थीटा। समीकरण 5 दे देता हूँ। ठीक है, अब बात करें, एक तो आई गई, ये अपने पास क्या हो गया, उस कोणों को देखें। अपन बात किसकी करें, सिरों की x और y के लिए थीटा का मान क्या होगा, θ1 और θ2। भाई एक की बात कर रहे हो तो सिरों से सिरों तक दें, तो θ1 और θ2। तो पूरा मान ज्ञात करना चाहते हैं, जब हम क्या करते हैं, पूरा मान ज्ञात करना चाहते हैं तो θ1 से लेकर θ2 तक क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। इसका क्या करते हैं, हम θ1 से θ2 तक समाकलन करते हैं। और समाकलन करोगे तो μ0I और 4πS तो बाहर निकाल दिया। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा। इस पर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फाइनली जब करोगे तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, और हल करने के बाद ये प्राप्त होगा अपने को। हल करेंगे तो अपने को ये प्राप्त होगा b बराबर μ0I/4πS कोस θ1 माइनस कोस θ2। समझ गए। θ1 θ2 मैं समझा दूँ आपको चित्र में लाके वापस से। देखिए θ1 θ2 क्या है, देखिए θ1 θ2 इनसे बनने वाले कोण है। लास्ट के x सिरे पे बनने वाला कोण और y सिरे पे बनने वाला कोण है, बिल्कुल सिरे पे चले जाए वो कोण है। तो अपन डेल L की बात कर रहे थे, डेल L को हटा के हमने क्या किया, θ1 और θ2 ले लिया। समझ गए बात को, इसलिए समाकलन कर दिया। समाकलन करके हमने क्या किया, मान रख दिया अपने को। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये आंसर आ चुका है। अब अपन क्या करें, अपन ये माने कि तार के सिरों x और y पर P पर बनाए गए अंतः कोण φ1 और φ2 है। तो अंतः अंदर वाले कोण, देखिए चित्र में वापस चलते हैं। अब मैं सेकंड पार्ट की बात किया था आपको कि मैं बाद में बताऊंगा, तो उसको देख लेते हैं। ये वाला कोण क्या किया अपन ने, ये तो φ2 मान लिया, और ये क्या किया, φ1 मान लिया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए किसी भी त्रिभुज की बात कर लें तो ये 90 डिग्री का है, और ये क्या है, φ1 है। तो त्रिभुज में तीसरा कोण निकाला जा सकता है। आपको पता ही है तीसरा कोण कैसे ज्ञात करते हैं, अच्छी तरह निकाल सकते हो आप। तो क्या करोगे, वहाँ पे दो कोणों का योग किसके बराबर आ रहा है, 90 के बराबर आ रहा है। भाई यूँ आ रहा है ना आपके पास, देखिए ये था अपने पास, है ना,
और मान लो ये पोजीशन है आपके पास, यही पोजीशन है लगभग, ये तो आपका θ1 है और ये क्या है φ1 है। इनका योग किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से θ1 का मान आ गया 90 माइनस φ1, ठीक है। ऐसे उधर जाओगे तो वहाँ पे जो φ2 का मान है वो क्या, या θ2 का मान है वो क्या होगा? φ2 प्लस 90 आएगा। चित्र में देख लेना, इन मानों को अगर आप रख देते हैं, जब इन मानों को रखते हैं तो b का मान ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। b बराबर होता है μ0 I बटे में 4 पाई s कोस 90 माइनस फाई माइनस कोस φ2 प्लस 90, और इनका जो मान होता है वो क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है, और दोनों को जोड़ेंगे मतलब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये फॉर्मूला प्राप्त होता है अपने को, b बराबर μ0 I बटे में 4 पाई s साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो कोई से भी मान जैसे भी देगा उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं अनंत लंबाई का हो तो क्या होगा? अनंत लंबाई पे जो एंगल है वो क्या होगा? जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती है एंगल भी क्या होता है? बढ़ता जाता है, और एंगल बढ़ता जाता है तो उस वक्त क्या होगा? इधर वाला जो एंगल है वो क्या होगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। भाई φ1 φ2 थे ना आपके, वो 90 डिग्री के हो जाएंगे, एंगल बढ़ते जाएंगे। तो φ2 φ1 अगर 90 डिग्री रख देते हो तो देखिए क्या आता है, φ1 का मान भी मैंने π/2 लिया, φ2 का मान भी क्या किया? π/2 लिया। वो जब भी अपने पास समीकरण आया था ये वाला, है ना, इसमें क्या करो? 90 डिग्री रख दो। साइन 90 का मान आप लोगों को पता ही है कितना होता है? 1 होता है ना। तो ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो ये हो गया 2 μ0 I बटे में 4 पाई s, और इसको काटा जा सकता है, और काटने के बाद आपके पास b का जो मान है वो आएगा μ0 I बटे में 2 पाई s। तो ये आपका रिजल्ट आ गया अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अनंत लंबाई के लिए क्या आ गया? μ0 I बटे में कितना हो गया? 2 पाई s हो गया। क्लियर? समझ गए बात को? अब चर्चा कर लें कि आपका जो बिंदु P है, परिमित लंबाई का चालक तार है, उसके अर्धक पर स्थित हो। कौन सा अर्धक? लंब अर्धक। लंब अर्धक का मतलब क्या होता है? तार के मध्य बिंदु पे, है ना, और वो भी क्या हो? लंबवत हो। अगर यहाँ पे स्थित है तो क्या होगा? ठीक है। अर्धक यानी बराबर दूरी पे जब लेंगे, यानी जैसे मैंने शुरू में बताया था ओ क्या था? तार का मध्य बिंदु था। अगर बराबर दूरी पे लेते हैं तो यहाँ पे कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब दोनों कोण क्या होंगे? φ1 और φ2 क्या होंगे? φ के बराबर हो जाएगा। और इसको आप ये लिख सकते हैं μ0 I बटे में 4 पाई s साइन फाई प्लस साइन फाई। साइन फाई और साइन फाई कितने हो गए? 2 साइन फाई हो गया। तो ये b का मान आ गया μ0 I बटे में 2 पाई s साइन फाई। समझ गए होंगे बात को? और जब आप अक्ष की स्थिति बात करते हैं उस वक्त फाई का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। अक्ष पे ही आ जाए बिल्कुल, तो उस वक्त क्या होगा? 0 हो जाएगा। और जब फाई का मान 0 हो गया तो सीधी सी बात है b का मान कितना प्राप्त होगा? b का मान 0 प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी तक तो आप क्या करते हैं? सीधे तार की बात करते हैं, लंबे तार के उस तार को मोड़ दें तो वो कैसा बनेगा? वर्ताकार धारावाही कुंडली, है ना। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास वर्ताकार धारावाही कुंडली है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे आपके सामने एक वर्ताकार कुंडली है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा जा रही है, इसकी दिशा ये रही। यहाँ पे हमने क्या किया? केंद्र से, है ना, ये केंद्र है, यहाँ पे कहीं पे भी एक अल्पांश ले लिया डेल एल, ठीक है। साथ में मैंने क्या मान लिया? ये कुंडली है, वर्ताकार कुंडली है, उसकी त्रिज्या कितनी ले ली मैंने? ए ले ली। उसकी त्रिज्या क्या ले ली अपन ने? ए ले ली, ठीक है। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं कि चित्रानुसार एक धारावाही कुंडली प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या का मान कितना है? ए है। और साथ में हमने क्या मान रखा है? धारावाही कुंडली में क्या है? I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। और जब ऐसा होते हैं तो उसके कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका एक अल्पांश ले लो डेल एल, और इसको हल कर लें अपन। हमने क्या किया? पूरे को अल्पांशों में विभाजित कर दिया। धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए संपूर्ण कुंडली को क्या करते हैं? हम अल्पांशों में विभाजित करते हैं। अल्पांश को मान लो डेल L1, डेल L2, डेल L3, ऐसे ही खूब सारे हो जाएंगे, और सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? वर्ताकार पथ है तो किसके बराबर होगा? समझ गए ना? परिधि के बराबर आएगा। अब लगाएं हम पहले अल्पांश के लिए बायो-सावर्ट का नियम। तो dB बराबर क्या है? आपको पता ही है, μ0 बटे 4 पाई। आई डेल साइन थीटा बटे में क्या होता है? r स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही अपन देखेंगे थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा है, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। स्पर्श रेखा के साथ जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना ले रखा अपन ने, 90 डिग्री ले रखा है। तो जब आपने थीटा का मान 90 लिया तो ये आपका dB1 आ गया μ0I डेल L1 बटे में 4πa²। क्लियर यहाँ पे। ऐसे अगर आपका del2 लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, del2 लग जाएगा, del3 है तो del3 लग जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो हम nवे की बात कर लेते हैं। तो nवा अल्पांश के लिए ये सूत्र हो जाएगा μ0 बटे 4πI डेल Ln बटे में a²। अब आपको क्या चाहिए, संपूर्ण चाहिए अपने को, पूरी कुंडली में क्या है, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र चाहिए, B चाहिए हमें। तो B कैसे मिलेगा, सभी को क्या करें, जोड़ दें, क्योंकि ये अध्यारोपण के सिद्धांत फॉलो करता है। सभी को जब ऐड करते हैं तो सबके मान रखो, सभी में क्या होगा, I कॉमन आएगा और ये आएगा डेल L1 डेल L2 कहाँ तक, डेल Ln तक आएगा। अब इसका योग तो आपको पता ही है क्या होगा, सभी का योग क्या होगा, परिधि के बराबर होगा, और परिधि होती है 2πr। यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, r a ले रखा है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 2πa ले लिया। ठीक है, तो कुल मिला के अपने पास ये आ गया μ0I बटे में 4πa² इंटू 2πa। तो देखिए कट गया, 2 ये कट गया, पाई से पाई कट गया, a से a कट गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया सेंटर पे कितना आ गया, μ0I बटे में 2a, ये केंद्र पे आएगा। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि केंद्र पे कितना होगा, तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा हो, यानी n फेरे हैं, तो क्या करना है, रिजल्ट को n से गुणा कर देना। अपन ने एक फेरे की बात की, n फेरे हैं तो उस रिजल्ट को क्या करेंगे, n से गुणा कर देंगे, और n से गुणा करते ही आ जाएगा n μ0I बटे में 2a। यहाँ पे आपको पता ही है μ0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसका मान होता है 4π इंटू 10⁻⁷ न्यूटन बटे में क्या होगा, एम्पियर²। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो I दिया गया वो क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा है, n क्या है, फेरों की संख्या है, और a क्या है, कुंडली की त्रिज्या है। तो इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।